नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 को लेकर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 6 में दोस्तों मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं और लगातार हम इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है दोस्तों कि जो भी एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं वो इसके बाहर न जाएं और आप इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से बेहतर तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा सके एग्जाम में। क्लियर? वर्तमान में हम इस यूनिट के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों वो है भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। और इस टॉपिक का ये हमारा पार्ट 4 है, मतलब हम इसके पहले 3 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया है। दरअसल जब भी हम मध्य प्रदेश की वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशन को जानना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जो डेटा मिलता है दोस्तों वो मिलेगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण से। और हम इस लेक्चर में लगातार मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के इंपॉर्टेंट डेटा पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 4 है इस टॉपिक का। पूरे आर्थिक सर्वेक्षण को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आपका वो छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो लगातार इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए। और जो लोग नए हैं, जो हमारे इस लेक्चर सीरीज से पहली बार जुड़े हैं या हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों शिक्षा एवं कौशल विकास को लेकर। इसके पहले हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो, नगर विकास की बात हो, उद्योगों की बात हो, इन सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कस किया। अब हम किस टॉपिक पे आए हैं? शिक्षा एवं कौशल विकास। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में हेडिंग दिया हुआ है अलग से, शिक्षा एवं कौशल विकास। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है, कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के जो हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिल रही है दोस्तों, उसमें प्रारंभिक शिक्षा जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा को आधारभूत शिक्षा माना जा रहा है और नवीनतम शिक्षा नीति जो 2020 में भारत सरकार ने लागू की थी, उस शिक्षा नीति में भी प्रारंभिक शिक्षा पर मुख्य जोर दिया है। उस नीति के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो व्यावसायिक और कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। और जब हमारे यहाँ पर व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं तो इसके साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में अगर आप गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन की व्यवस्था करते हैं छात्रों के लिए तो निसंदेह ये भारत की सहित मध्य प्रदेश की जो युवा शक्ति है दोस्तों, उसको एक बोल सकते हैं कि स्किल युक्त युवा पीढ़ी के तौर पर आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देगी दोस्तों। ठीक है, और जब हम मध्य प्रदेश में शिक्षा की इस व्यवस्था को देखते हैं तो हमें यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। प्रमुख तौर पर हम इन 3 डिपार्टमेंट के माध्यम से इस व्यवस्था को देखते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट में दोस्तों वो स्कूल शिक्षा विभाग है। हमारे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक की जो व्यवस्था होती है वो स्कूल शिक्षा विभाग देखता है। इसके बाद हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग, तो युवा शक्ति के बहुआयामी विकास के लिए जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग प्रयास करता है। और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग जो है दोस्तों वो युवाओं को एक सक्षम कार्यबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश सहित भारत जो है वो ऐसा विश्व में स्थान रखता है जहां युवा सबसे ज्यादा हैं, तो अगर हमारा देश युवाओं का देश है तो उस युवा के पास कौशल होना बहुत जरूरी है ना। ये ठीक वैसी ही बात होगी दोस्तों बिना हथियार की योद्धा जैसी। अगर आपके पास युवा शक्ति ज्यादा है तो उस युवा शक्ति का स्किलफुल होना जरूरी है। अगर उसके पास कौशल नहीं है तो वो देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था में ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएगा। बराबर है, तो उस युवा को सक्षम कार्यबल बनाने के लिए, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सभी काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिए स्कूल शिक्षा को जब हम देखते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान आता है। और जब हम प्रदेश में विद्यालयों की स्थिति देखते हैं नवीनतम शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर तो वहां हमको पता चलता है कि लगभग 62,413 प्राथमिक, 45,106 उच्च प्राथमिक, 8,306 माध्यमिक और 9,757 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमें
हमारे मध्य प्रदेश में संचालित होते दिखाई पड़ते हैं। और अब यहाँ पर हम इन विद्यालयों में, स्कूलों में नामांकन की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जब हम नामांकन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा है वो लाखों में है कि प्राथमिक शिक्षा जो है पहली से पांचवी तक की जो प्राथमिक शिक्षा, इसमें लड़कों की संख्या लगभग 38.21 लाख और लड़कियों की संख्या लगभग 35.01 लाख है। टोटल प्राथमिक शिक्षा में हमारे मध्य प्रदेश में 73.21 लाख बालक बालिकाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ बालकों की तुलना में बालिकाओं की स्थिति हमें कमजोर दिखाई पड़ती है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। उच्च प्राथमिक की बात करें दोस्तों तो 6 to 8 को उच्च प्राथमिक में लिया जाता है, जिसमें 21.86 लाख जो है वो बालक हैं और 20.15 लाख जो वो बालिकाएं हैं। तो अगर हम यहाँ 1st to 5th में देखें तो लड़का और लड़की की संख्या में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें 6 to 8 की, तो यहाँ पर अंतर कम होता दिखाई पड़ता है। और ओवरऑल हम देखें तो 42 लाख बालक बालिकाएं मध्य प्रदेश के उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हैं। अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें 1st to 8 की, तो लड़के लगभग 60.06 लाख, लड़कियां लगभग 55.15 लाख के आसपास हैं। कुल 5.21 लाख स्टूडेंट जो है वो हमें माध्यमिक शिक्षा में 1st to 8 के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये हमारे यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ साथ हम यह देख रहे हैं कि माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन की स्थिति है। ये स्थिति दोस्तों पिछले वर्षों की तुलना में हमें बढ़ती प्रतीत होती है, पहले बढ़ी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ पहल भी की गई है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसमें हम सीएम राइज स्कूल की बात करते हैं। अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी प्रचार कर रहे थे तो वहां पर हम सीएम राइज स्कूल का नाम बार बार सुन रहे थे। तो मैं समझता हूं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाना चाहिए। जैसे सीएम राइज स्कूल जो होते हैं दोस्तों, ये उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं और प्रति स्कूल औसतन 100 छात्र लिए जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसमें केजी से लेकर 10वीं 12वीं तक की व्यवस्था शामिल होगी और ये कहा गया है कि प्रत्येक बस्ती के 15 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल ओपन किया जाएगा जो सीएम राइज स्कूल होगा दोस्तों। अगर हम 2022-23 तक देखें तो मध्य प्रदेश में 370 सीएम राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा व्यवस्था देना। एक परिसर एक शाला व्यवस्था भी शुरू की गई है दोस्तों। ये होता है कि हर स्कूल में हम देखें, सरकारी स्कूल हो, वहां पर हमको उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधन दिखाई पड़ते हैं। तो ये मानव संसाधन और भौतिक संसाधन जो है, ये छात्रों के लिए अधिकतम से अधिकतम इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरकार ने एक और चीज सोची कि एक ही परिसर में जो स्कूल हैं उन सभी के लिए इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, उनका एक साथ उपयोग किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हो सके। इसके लिए व्यवस्था दी गई है। इसके बाद हम दोस्तों अगर बात करें तो यहां दिखाई पड़ता है उत्कृष्टता स्कूल। हमने हर जगह पर देखा एक्सीलेंस स्कूल का नाम आता है और एक्सीलेंस स्कूल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सीलेंस स्कूल का नाम सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये स्कूल है क्या, है ना, दूसरे विद्यालयों में और एक्सीलेंस स्कूल्स में क्या अंतर होता है। तो यहां देखिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है और यह कहा गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर या ब्लॉक के मुख्यालयों में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्टता स्कूल के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में हम मध्य प्रदेश में बात करें तो लगभग 43 जिलों मुख्यालय में और लगभग 196 ब्लॉक्स में इस प्रकार का सिस्टम शुरू किया गया है। हम यहां एक और चीज देखें, आदर्श विद्यालय मॉडल, आदर्श विद्यालय या मॉडल स्कूल की बात की जाती है। ये आदर्श विद्यालय या मॉडल स्कूल है दोस्तों, ये भारत सरकार की एक व्यवस्था है। विशेष तौर पर जो ऐसे ब्लॉक्स हैं हमारे प्रदेश में, देश में, जो पिछड़े ब्लॉक हैं, किस दृष्टि से? शिक्षा की दृष्टि से। अगर कोई ब्लॉक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा है तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा ये स्कूल स्थापित करने की योजना जो है वो चालू की गई थी
और यहाँ पर ये जो योजना चालू की गई थी, यहाँ पर 2011-12 से हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय के तौर पर हम इसकी योजना देख रहे हैं। अब इसकी जो व्यवस्था है, जो केंद्रीय स्तर पर हम लोगों को 2011-12 से दिखाई पड़ रही थी, वो व्यवस्था 2015-16 से बदली गई है दोस्तों। 2015-16 से इसमें क्या बदलाव किया गया है? 2015-16 से इसमें बदलाव ये किया गया है कि अब ये राज्य योजना के अंतर्गत आएगी। मतलब जब इसको प्रारंभ किया गया था तो ये एक बोल सकते केंद्रीय योजना थी, परंतु अब ये एक राज्य योजना के तौर पर जो है वो चल रही है। यहां पर हम एक और बात करें दोस्तों तो 2016-17 से ये व्यवस्था और बढ़ाई गई है, जिसमें अधिकतम 100 सीटें निर्धारित की जाती हैं और इन आदर्श विद्यालयों में या मॉडल विद्यालयों में जो एंट्री होती है स्टूडेंट्स की, जो एडमिशन होता है, वो एडमिशन हमें प्रदेश चयन परीक्षा के आधार पर, मतलब एक चयन परीक्षा होगी, उस चयन परीक्षा के आधार पर ही प्रदेश स्तर पर इनको ज्वाइन करवाया जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रारंभ में ये केवल 9वीं से था, है ना। अब इसको बोल सकते हैं कि कक्षा 6 से भी शुरू कर दिया गया है, तो अब इसकी स्थिति बढ़ा दी गई है। मतलब पहले ये कक्षा 9 के लिए था, अब ये कक्षा 6 से शुरू हो गया है। तो आप 6ठी कक्षा से भी अपने बच्चों को कहां भेज सकते हैं? मॉडल स्कूल में भेज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय भी रहा। जो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय है, विशेष तौर पर दोस्तों एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों तक सीमित एक व्यवस्था है। मतलब ये कि एसटी, एससी के हों, ओबीसी के हों, माइनॉरिटीज हों या बीपीएल कार्ड धारक जो परिवार हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। बेसिकली 6 से लेके 12 तक की बालिकाओं को इसमें शामिल किया जाना है। अगर यह 6 से लेके 12 तक की बालिकाओं को शामिल किया जाना है तो याद रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। अब बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए कैसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था है? क्योंकि हम कन्या साक्षरता को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बालिका जो है इनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी अगर हमारे मध्य प्रदेश में सहित भारत में बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या दिखता है कि लिंगानुपात तो कम है ही सही, लेकिन साथ साथ साक्षरता की व्यवस्था में भी बदलाव दिखता है कि किस प्रकार से यहां पर हम लोगों को अंतर दिखेगा, कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा सुपर 100 योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये सुपर 100 योजना किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सुपर 100 योजना है ये चलाई जा रही है 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं कक्षा में 70% या अधिक मार्क्स हासिल किए हैं काय में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में, तो उनको एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इस सुपर 100 योजना में शामिल किया जाएगा। ये सरकार की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, और इस व्यवस्था में अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब आप वो प्रवेश परीक्षा दोगे ना, तो उस प्रवेश परीक्षा के मार्क्स के आधार पर आपको ये सुविधा मिलेगी, जिस सुविधा में आप सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल हो, भोपाल और शासकीय मल्हार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल हो, इंदौर में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, इस परीक्षा के बाद जो सुपर 100 योजना में बच्चे शामिल होंगे, उन बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए, सीए की पढ़ाई के लिए, जो भी पढ़ाई वो करना चाहते हैं, उन पढ़ाई के लिए निःशुल्क कोचिंग और रहने के लिए आवास व्यवस्था यहां पर सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इसी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग देने की व्यवस्था सरकार करती है। और इसी योजना के तहत हमारे प्रदेश में कई सारे जगह पर स्टूडेंट्स को कोचिंग फ्री सरकार प्रदान करती है, भले ही वो प्राइवेट सिस्टम के लिए हो या फिर निजी के लिए हो। अब यहां पर अगला है दोस्तों मेधावी या प्रतिभावान छात्र संवर्धन योजना। ये योजना दोस्तों 2009-10 से चल रही है और मध्य प्रदेश की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध योजना है। ये योजना जब 9-10 में शुरू की गई थी ना, तो इस योजना को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद हमें स्कूली शिक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल देखने को मिल रहा है। प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में बालक, और हर समय अपने अपने लेवल को हाई ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना में क्या करते हैं कि जो भी सत्र रहेगा परीक्षा का, उस सत्र के दौरान जो भी विद्यार्थी
12वीं कक्षा में पहले प्रयास में लगभग 75% या उससे ज्यादा अंक पाता है तो उसे लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो 25,000 रुपए की राशि सरकार देती है और ये राशि लैपटॉप खरीदने के लिए दी जाती है। अब आप खरीदते कि नहीं खरीदते वो बात अलग है, लेकिन 25,000 की राशि दी जाती है मेधावी छात्र संवर्धन योजना के अंतर्गत। और अगर हम 2021-22 के समय बात करें तो लगभग 91,498 छात्रों को यह पैसा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना भी है। जनरली क्या होता है कि बच्चे को प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो तो हर गांव में मिल जाएगा, लेकिन जो उससे ऊपर का विद्यालय होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। तो अगर बालिकाएं जो होंगी 6ठी और 9वीं कक्षा तक पहुंच जाएंगी तो उनको दूर स्कूल थोड़ा सा जाना पड़ सकता है, एक गांव से दूसरे गांव आदि क्षेत्र में। तो ऐसे में उनको वहां तक जाने के लिए साइकिल वितरण की योजना भी शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी, जिसमें 6वीं और 9वीं कक्षा की बालिकाओं को यहां प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर स्कूल जाने के लिए साइकिल का वितरण किया जाता है। इसके अलावा निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना भी है। अगर आप शुरू से लेके बड़ी क्लास तक 12वीं तक जाते हैं और सरकारी स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर जो इस बच्चे होंगे उनको निःशुल्क पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, 600 रुपए भी दिए जाते हैं ताकि वो ड्रेस खरीद सकें। ड्रेस क्यों? हम तो ये कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए ड्रेस की क्या जरूरत है? बोले देखिए, ड्रेस जो होती है वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन का माहौल लेकर आती है, डिसिप्लिन जैसा एक व्यवहार आपको करने के लिए बोलती है, इसलिए ड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सरकार इसके लिए पैसा देती है। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, ये हम लोगों ने प्राथमिक की बात की, माध्यमिक शिक्षा की बात की। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट आई 2020-21 की। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2020-21 की आई थी, इसके अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 2,610 कॉलेज और प्रति लाख आबादी पर 29 कॉलेज हैं। प्रति लाख, 1 लाख की आबादी पर कितने कॉलेज हैं? 29 कॉलेज हैं। इसके माध्यम से रिपोर्ट में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर रहा है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरी है, आप 6ठे स्थान पर आ गए इस मामले में। और अगर निजी और सरकारी कॉलेजों की बात कर ली जाए तो लगभग 17,37,685 छात्रों का नामांकन इसमें हो सकता है। तो क्षमता भी यहां पर हमें उच्च शिक्षा में कॉलेजों में बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अभी आप 6ठे स्थान पर हैं। अगर हम इस राष्ट्रीय स्तर पर इनमें नामांकन की भी व्यवस्था को देखें तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रति कॉलेज औसत नामांकन 666 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 646 है। तो प्रति कॉलेज औसत नामांकन की जब बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय औसत से यहां पर ज्यादा है, एक अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा कुल 74 विश्वविद्यालय हैं, 22 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, 39 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 1 मुक्त विश्वविद्यालय है राजा भोज मुक्त यूनिवर्सिटी, 1 डिम्ड सरकारी विश्वविद्यालय है। तो हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा के भी पर्याप्त केंद्र हैं जिनमें और वृद्धि करने की जरूरत है। और तो और दोस्तों, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है हमारे देश का, मध्य प्रदेश में, जहां IIT भी मिलती है और IIM दोनों एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बेहतर काम हमें उच्च शिक्षा में देखने को मिल रहा है। उच्च शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना के बाद SC ST छात्रों को मुफ्त पुस्तक और स्टेशनरी की देना, प्रयोगशाला उन्नयन और पुस्तकालय विकास योजना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिए भेजा जाता है, उच्च राष्ट्रीय शिक्षा अभियान रूसा चलाया गया है और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना भी चल रही है। ये सभी योजनाएं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक लेक्चर हमारा ऐसा भी आएगा जिनमें हम इन सभी योजनाओं पर, जितनी भी योजनाएं आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई हैं, उन सबका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी ना छूटे दोस्तों। ठीक है, ये उच्च शिक्षा की योजना है। इसके बाद देखें दोस्तों तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की भी बात होती है। जब हम तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2022-23 तक हमें 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान हमें दिखाई पड़ते हैं, इनमें कुल 1,94,478 की कहीं ना कहीं क्षमता है। तो यहाँ तकनीकी व्यवस्था में क्षमता थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हाँ, हमें 1300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान मिलते हैं। राज्य में लगभग 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
मतलब ITI भी मौजूद हैं और नई तहसीलें जो हैं, कस्बे जो हैं, अब वहां पर भी ITI कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं। ये जो टोटल ITI संस्थान है इसमें से 758 निजी हैं और 262 सरकारी ITI हैं, ये भी ध्यान रखना है। कौशल विकास के लिए पहल की बात करें तो सबसे बड़ी पहल चल रही है दोस्तों ग्लोबल स्किल पार्क। ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यवस्था है। इसको जुलाई 2019 में भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं आधुनिकतम और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रशिक्षण देने का संस्थान के तौर पर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना के लिए एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर का सहयोग लिया है। मतलब ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है, इसमें आपको एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर का सहयोग दिखाई पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहां है और कब स्थापित किया गया है, तो क्या बताएंगे? ये किया गया 2019 में स्थापित भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में। यहां पर दोस्तों अगला है हमारा प्राकृतिक संसाधन। जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लगभग प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं। हम जल की बात करें, मृदा की बात करें, वन की बात करें, सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों वन प्राकृतिक संसाधन पर बात करेंगे, वन्य प्राणियों की बात करेंगे। इसके बाद इस लेक्चर का एक और पार्ट आएगा, पार्ट 5, जो आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित इस लेक्चर का अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, तो उस पार्ट के माध्यम से आपका आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पार्ट में हम यहां पर किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश जो है वो प्राकृतिक संपन्नता जो संसाधन उससे संपन्न है। यहाँ पर पर्याप्त वन है, जल संसाधन है, मृदा है, यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में वन्य जीव व्यवस्था देखने को मिलती है, और खनिज की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक संपन्न राष्ट्र के तौर पर दिखाई पड़ता है। अगर हम मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 94,059 लगभग इतना वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्या है? वन क्षेत्र है। और टोटल वन आवरण की बात कर लें तो 77.49 हजार वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारे पास क्या देखने को मिलता है? वन आवरण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में वनों का है। हालांकि इन वनों में हमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे आदि दिखाई पड़ते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो लगभग 17.5% के आसपास हमारे मध्य प्रदेश के वनों में सागौन के वृक्ष मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन मिलते हैं, तो सागौन के वन मिलते हैं। ठीक है, अब इन वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए, सभी तक इनके पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इसमें एक कदम है दोस्तों पैसा नियम। ये पैसा नियम जो है दोस्तों वो 1996 के पैसा अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। 1996 का जो पैसा अधिनियम था उसके अंतर्गत 15 नवंबर सन 2022 को जब जनजातीय गौरव दिवस होता है, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होती है, उस दिन के अवसर पर इसको कुछ पैसा नियम इसमें अधिसूचित किए गए थे। और जो पैसा अधिनियम अधिसूचित किए गए थे वो किन क्षेत्रों को लेकर किए गए थे? तो अधिसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए। मतलब अपने ग्राम सभा के स्तर पर जो ग्राम सभाएं हैं वो अपने अधिसूचित क्षेत्रों पर वन संबंधी या विभिन्न संसाधनों संबंधी निर्णय ले सकेंगे। इसका महत्व क्या होगा? इसका महत्व होगा जनजातीय लोगों को फायदा। जनजातीय लोगों का फायदा होगा, जनजातीय लोगों का इन प्राकृतिक संसाधनों पर कहीं ना कहीं अधिकार बढ़ेगा और वो अधिकार के साथ इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और इससे उनका विकास हो सकेगा। तो पैसा अधिनियम आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और पैसा अधिनियम आपसे मेंस में भी पूछ सकता है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला हम देखें दोस्तों इसमें, तो नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 से हुई थी। ये ग्रीन इंडिया मिशन जो है दोस्तों वो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है, जिसको अप्लाई करने में मध्य प्रदेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य नंबर 1, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। जिस प्रकार से हम आज का युग देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या बनी हुई है, तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है, समस्या, उनसे निपटने के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में वनों की स्थिति में सुधार लाना और कार्बन संचय में अभिवृद्धि करना। सबको पता है कि जो वन होते हैं वो CO2 को अवशोषित कर लेते हैं, इसको हम कार्बन संचयन के तहत देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में अगर वृक्ष होंगे तो CO2 का अवशोषण भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना। जो वनों के जनजातीय आदिवासी परिवार होते हैं, उनका जो पूरा आधार होता है जीवन का, वो ये संपदा होती है वनों की। तो इनके यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर प्रयोग के माध्यम से उनकी आजीविका को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कब बना था? 1975 में हमें मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम देखने को मिलता है। और जब हम यहां पर बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां पर निम्न कोटि के वन संपदा दिखती है, उसको परिष्कृत करके उच्च कोटि की वन संपदा में बदलना इस निगम का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब ये हमारे मध्य प्रदेश की वन संपदा को उच्च कोटि की वन संपदा में बदलने के लिए एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर विद्यमान है। एक और है दोस्तों बांस मिशन। बांस जो है दोस्तों, पहले उसको एक वृक्ष की प्रजाति में लेते थे, लेकिन जब देखा गया कि विभिन्न स्तर पर जो लोग हैं उनकी आजीविका का साधन प्रमुख रूप से बांस है, तो बांस के प्रयोग को बिना किसी बाधा के कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार ने बांस को एक घास की प्रजाति घोषित कर दी जो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो बांस एक घास की व्यवस्था में आता है और बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ही 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य बांस मिशन का प्रारंभ किया था। और बांस को कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए इस तहत काम किया जा रहा है, बांस का रोपण किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो बांस आधारित उद्योग को विकास करना है, गुणवत्तापूर्ण कारीगर जो है दोस्तों बांस के, उनको अच्छा माल उपलब्ध कराना है। कृषि में सामुदायिक जो भी भूमि है ना, वहां भूमि पर बांस का रोपण किया जा रहा है, इसके लिए लोगों को पैसा दिया जाता है योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा बांस की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा बांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा बांस मिशन योजना के अंतर्गत अगर हम 2022-23 में काम देखें तो 7,909 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बांस का रोपण किया गया दोस्तों। ठीक है, ये बांस मिशन की हम लोगों ने बात की। अगला हमारा इसमें जो टॉपिक है दोस्तों, वन्य प्राणी का संरक्षण है। देखिए, इतना विशाल वन संपदा हमारे मध्य प्रदेश में है और वन संपदा के हिसाब से हमारे यहाँ पर वन्य प्राणी संपदा भी देखने को मिलती है। वन्य प्राणियों की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से मध्य प्रदेश बेहतर स्टेट है दोस्तों। तो यहाँ पर वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए अगर हम पहल की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पास करती है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन्यजीव को संरक्षण करने के लिए काम किए जाते हैं। जब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, तो जैव विविधता का संरक्षण करना हो, इसके अलावा वन्य प्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा विकास के काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित जो वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र हैं उनकी संख्या भी हमें बेहतर दिखाई पड़ती है। अगर यहां देखें तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब ये 12 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभ्यारण्यों के साथ मध्य प्रदेश में वन्य जीवन को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नवीनतम का तो कूनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का 12वां नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से 7 में हम प्रोजेक्ट टाइगर देख रहे हैं। अब हालांकि इस डेटा को थोड़ा सा देखिएगा कि 12 राष्ट्रीय उद्यान में से 6 राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, वो बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन का रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों उसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 जगह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। पन्ना, सतपुड़ा, पेंच,
कान्हा, बांधवगढ़, संजय और रातापानी। रातापानी रायसेन का ये अभ्यारण्य भी है और बाघ रिजर्व भी है। ये 7 बाघ रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, लेकिन 8वें बाघ रिजर्व की घोषणा भी हो चुकी है। रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य दोस्तों सागर, दमोह, नरसिंहपुर क्षेत्र में ये फैला है। इंपॉर्टेंटली इसका विस्तार हमें दमोह में देखने को मिलता है। ये बाघों के संरक्षण की बात की है, इसका परिणाम क्या हुआ हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए, 2 सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, 3 घड़ियाल संरक्षण के लिए, जिसमें चंबल अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, चंबल, केन और बोल सकते हैं बेतवा पे। इसके अलावा चंबल, केन और सोन पे, ठीक है। यहां 2 जो है वो आपको राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण के देखने के लिए मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जो है वो किए गए हैं और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। अगर हम वन्य प्राणी की गणना की बात करें तो बाघ गणना रिपोर्ट जो है दोस्तों वो हम हर 4 साल में देखते हैं। एक्चुअल में एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 के बाद हम नियम देखते हैं और 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। ये जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ये भारत में बाघों को लेकर सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है, भले वो गणना हो या उन पर अनुसंधान करना हो। ये जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लाया गया था, जिसके वैश्विक स्तर पर जन्मदाता मैनफोर्ड गैनीमेड देखने को मिलते हैं, और अगर हम भारत में देखें तो कैलाश सांगला का हमें स्थान देखने को मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से आया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर बाघ मिलते हैं उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया। वैसे ही हम लोग बाघ रिजर्व घोषित करने के साथ साथ देखें तो 2006 तक जब हम आते हैं तो एनटीसीए के द्वारा यहां पर बाघ गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हर 4 साल में। पहली बार कब आई? 2006 में, और नवीनतम हम कब देख रहे हैं दोस्तों? 2022 में। पहली 2006 में, नवीनतम 2022 में। अब 2022 में जो बाघ गणना रिपोर्ट आई, उस गणना रिपोर्ट में हम लोगों को बड़े अच्छे आंकड़े देखने को मिलते हैं। इस गणना रिपोर्ट में देखें दोस्तों तो पूरे भारत में अधिकतम 3925, औसत 3682 बाघ की स्थिति देखने को मिलती है, जो पिछली बार की तुलना में 6.1% हमें बढ़ती दिखाई पड़ती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में 2018 की बाघ गणना रिपोर्ट में लगभग 785 बाघ दिखाई पड़ते थे। वहीं अगर हम नवीनतम रिपोर्ट देखें, 2018 की जो रिपोर्ट है उसमें हमें मध्य प्रदेश में 526 बाघ देखने को मिलते थे। वहीं 2022 की रिपोर्ट में हमें 725 बाघ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो बाघ की बात हुई। और आज भी मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ टाइगर या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बराबर। चलिए अब हम यहां पर बात करें गिद्ध की, तो गिद्ध की लेकर हमारे मध्य प्रदेश में 3 गणना हो गई है। पहली 2016 में, दूसरी 2019 में, तीसरी 2021 में। जहां 2016 की गणना में मध्य प्रदेश में 7000 गिद्ध थे, वहीं 2019 में 8300 और 2021 में 9448 गिद्ध मध्य प्रदेश में है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए भी मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। इसके अलावा हमें नवीनतम स्थिति जो देखने को मिलती है वो चीता की देखने को मिलती है। भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2022 में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये जो चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2022 में, इसमें चीता के संरक्षण के लिए सबसे बेहतर जगह जो थी दोस्तों वो कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम और 12वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर नामीबिया अफ्रीका से 8 चीतों को लाया गया था और इनको लाकर यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि भारत की भूमि पर चीते जो रहे वो एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या में तैयार हो जाएं। तो चीतों की भूमि के तौर पर भी हम लोग मध्य प्रदेश को देखते हैं, टाइगर स्टेट के तौर पर भी हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, और गिद्ध की संख्या भी मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा सोन, केन, चंबल अभ्यारण्य के माध्यम से क्रोकोडाइल या घड़ियाल संरक्षण पर भी दोस्तों काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये मध्य प्रदेश का दोस्तों हम लोगों ने वन्य प्राणी गणना की बात की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तो वन प्रबंधन में जन भागीदारी की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जब हम वन प्रबंधन में जन भागीदारी की बात करते हैं तो यह एक बात ध्यान रखना है, वनों की क्षेत्रफल में बढ़ाना हो या इनका उचित प्रबंधन करना हो, इसमें हम लोग बिना जन भागीदारी के कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना 2001 से मध्य प्रदेश में की गई थी और राष्ट्रीय वन नीति 1988 को यह फॉलो करता है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1952 में आजाद भारत की पहली वन नीति और 1988 में आजाद भारत की दूसरी वन नीति आई थी। अगर हम देखें तो वन प्रबंधन जन भागीदारी के लिए समिति बनाने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। मध्य प्रदेश में लगभग 15,228
संयुक्त वन प्रबंधन समितियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैव विविधता प्रबंध समितियां भी देखने को मिलती है। जैव विविधता अधिनियम भारत सरकार ने 2002 में पारित किया था और इसके अधीन ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उनके सतत उपयोग के लिए, सतत उपयोग का मतलब है आज नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जैव विविधता बचे, इस प्रकार के उपयोग के लिए ये काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के दायरे में राज्य में लगभग 23,557 जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं जो मध्य प्रदेश में जैव विविधता के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये वन प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की हम लोगों ने यहाँ पर बात की है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीजें जो ध्यान रखिए, इको पर्यटन। इको पर्यटन को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इको पर्यटन क्या है दोस्तों? तो संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक के लिए। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे अभ्यारण्य हैं, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर पर्यटकों को जब घूमने आएंगे तो उसे इको पर्यटन कहेंगे। तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और यहाँ पर्यटकों के आने के लिए कितनी सुगम व्यवस्था की जा सकती है उसको डेवलप किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी है कि आप यहाँ पर सफारी के लिए आ सकते हैं और ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर सकते हैं। जिप्सी में आराम से सफारी करिए, बाघों को देखिए और वापस आ जाइए। ठीक है। भारतीय और निजी पर्यटकों के शुल्कों को भी एक समान कर दिया गया है और जब दोनों के शुल्क, टिकट का चार्ज एक जैसा किया गया है, उसका परिणाम है कि 2021-22 में लगभग 24 लाख पर्यटकों का आगमन हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा कदम है इस क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा हमें वेटलैंड संरक्षण की भी व्यवस्था को देखना होगा। वेटलैंड का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र भूमि, मतलब नम भूमि। अगर हम देखें तो हमें किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो नमी वाले स्थान होते हैं, जहां पर पानी स्थायी तौर पर भरा रह सकता है। इसमें दोस्तों आप बोल सकते हैं जलाशय, सरोवर, तालाब आदि आ सकते हैं। ये सभी वेटलैंड्स होते हैं दोस्तों, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नमी वाले क्षेत्र जीव जंतुओं को पसंद आते हैं। यहां एक बार याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 2017 में वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम लाया गया था, जिसके पालन में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। वेटलैंड जो होते हैं दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्थल होते हैं जहां पर जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से इनका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाता है और इन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है। अब रामसर क्या है? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन जैव विविधता के प्रति चिंता के तहत हुआ था और इस कन्वेंशन में रिजल्ट निकला था कि जो नम भूमि होते हैं, पानी के स्थायी स्रोत वाले जो जगह होते हैं, यहाँ पर नमी के कारण जीव जंतु रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न प्रदेश होते हैं, तो अगर हम इनको संरक्षण कर ले तो जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके तहत पूरे विश्व भर में ऐसे नम भूमि क्षेत्रों का, वेटलैंडों का चयन किया जाता है और उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण देकर जैव विविधता के संरक्षण का काम किया जाता है। और इसलिए हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों पहले इसमें पिछड़ा दिखाई पड़ता था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 2002 से लेकर अगर हम देखें 2022 तक केवल एक आर्द्र भूमि स्थल था, वो भी भोपाल का भोज वेटलैंड था। भोपाल का जो तालाब है वो था। लेकिन जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश में 3 नए आर्द्र भूमि स्थल को चयन किया गया और 3 नई रामसर साइट मध्य प्रदेश में हुई। कौन कौन सी? सिरपुर इंदौर की, यशवंत सागर इंदौर का और सांख्य सागर शिवपुरी का। तो ये तीनों जब रामसर साइट के तौर पर घोषित कर दिए गए तो अब मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट हो गई हैं। भारत की बात करें तो 75 रामसर साइट हो गई हैं पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश रामसर साइट्स के मामले में 6वें नंबर पर है, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लगभग 17 रामसर साइट हैं। तो तमिलनाडु सबसे ऊपर हमें नजर आता है। ठीक है। 1971 में जो रामसर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में 2022 तक लगभग 2471 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित करके इन नम भूमि क्षेत्रों को संरक्षण देने का काम किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश की भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति के अंतर्गत चौथा
पार्ट किया है इस लेक्चर का, इस टॉपिक का। चौथे पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने वन संसाधनों तक काम कर लिया है। अब अगला इसका अंतिम पार्ट होगा पार्ट 5, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के जल संसाधन, खनिज संसाधन और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य के तहत क्या क्या काम किया जा रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में दोस्तों फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।